स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को पीछे क्लास जो क्लास 8 का मैं नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा रहा था उसका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ था और दूसरा टॉपिक अभी बाकी था, तो उस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं अभी। तो हम देखते हैं कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था किस रिसोर्सेज के बारे में, लैंड रिसोर्सेज के बारे में। और मतलब जो रिसोर्सेज है अर्थ पे, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो लैंड रिसोर्सेज में जो इम्पोर्टेंट थे माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा था क्या कि लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, लैंड्स के कैसे यूटिलाइजेशन होते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ा था, इंडियन लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो इंडियन लैंड यूटिलाइजेशन की बात आती थी तो वहां पे हमने इंडियन लैंड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। फर्स्ट पार्ट था हमारा द नॉर्दर्न माउंटेन्स था, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स था, फिर हमारा दक्कन एंड पेनिनसुलर प्लेट था, फिर कोस्टल प्लेन्स था। तो ये हमने नेक्स्ट पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी फिर से, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा हमारा अवेलेबल कितना है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, कि किस लैंड को कितना परसेंटेज यूज करते हैं। जैसे कि फॉरेस्टेड लैंड हमारा था 22.5%। इस टाइप से हमने सबके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कि आपको नेक्स्ट पीछे वाले क्लास में बताया गया था कि लैंड रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज ये दो इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है और इसी के बेस पे सारे डिपेंड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमें मिलता है इन्हीं के बेस पे मिलता है। तो लैंड रिसोर्सेज से ही कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज भी अटैच्ड होता है। तो आप देखेंगे कि कैसे रिवर्स का जो सोर्स होता है माउंटेन्स के थ्रू होता है, और माउंटेन्स जो कुछ माउंटेन जो फ्रीज होते हैं, जमे होते हैं, स्नो होता है, उसी के फ्रीज उसके मेल्टिंग के बाद रिवर रिसोर्सेस निकलता है। तो अब हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ये कि कितने पार्ट्स को कवर किया गया। जैसे कि आपको बताया गया था कि 29% पार्ट्स को अर्थ के लैंड कवर करता है, उसी टाइप से अगर हम देखते हैं तो 2/3 पार्ट्स को वाटर कवर करता है, ठीक है। तो हमारे 2/3 पार्ट्स को वाटर कवर करता है। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूं 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर। हमारा जो ये अर्थ है हमारा, ठीक है, ये हमारा अर्थ का आप जानते हैं एस्फेरिकल होता है। तो इसका ये 2/3 जो पार्ट होगा, जैसे इसको अगर हम 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है, अगर इसको हम 4 भागों में बांटेंगे तो ये मतलब जो ये जो पार्ट होगा ये हम मानेंगे कि हमारा वाटर से कवर है, और ये जो पार्ट है तो ये हमारा लैंड कवर एरिया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये वाला पोर्शन ही, मतलब अगर मैप को देखेंगे आप, अगर ग्लोब को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कुछ पार्ट्स लैंड यहाँ पे है, कुछ पार्ट लैंड यहाँ पे है, कुछ मतलब पार्शियली चारों तरफ आपको डिवाइड है, लैंड डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो 2/4 और परसेंटेज में अगर हम देखते हैं तो जैसे 29% अगर आप लैंड के बारे में पढ़े थे, तो वैसे ही आपको 71% पार्ट्स कवर किससे है, 71% पार्ट्स कवर विथ वाटर, ठीक है। तो 71% हमारा पार्ट जो है कवर विथ वाटर है। अब इसमें अब हम देखेंगे कि वाटर के कौन कौन से पार्ट जो है हमारे, कितने पार्ट्स किस मतलब क्या बोलते हैं उसको, कौन से उनका, जैसे फ्रीज्ड रूप में है वाटर, और सलाइन वाटर है, और फ्रेश वाटर है, उसके व्यू से हम देखेंगे कि कितने कितने परसेंटेज हैं। तो हमारा फर्स्ट देखते हैं कि हमारा 2.6% ऑफ ऑल वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। 2.6% जो हमारा वाटर है ऑफ ऑल water is frozen in the form of glacier।
आपको जब हम ग्लेशियर, जब आपको मैंने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां पे जब माउंटेन की बात आई थी तो हमने देखा था कि माउंटेन इज द सोर्स ऑफ रिवर्स एंड मिनरल्स। तो जो आपके दिमाग में आया होगा कि आखिरकार माउंटेन, हाउ माउंटेन इज द सोर्स ऑफ रिवर्स एंड मिनरल्स, तो ये जो रिवर्स की सोर्स की बात आई थी, तो ये जो बात लिखी गई है वो आपको क्लियर करता है। तो हमारा जो टोटल वाटर का जो 71% लैंड अर्थ पे वाटर है, तो उसमें से 71% का जो 26% वाटर है वो हमारा किस फॉर्म में है, फ्रिज फॉर्म में है, फ्रोजन फॉर्म में है। वो किस रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है। तो ग्लेशियर जो पिघलते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, तो वही वाटर सोर्स क्या रिवर्स के रूप में फैलते हैं और प्लेन्स को फर्टाइल करते हैं। और आफ्टर ऑल जब वो वाटर फ्लो करते हुए लास्टली वो कहाँ मिलते हैं, ओशियंस को मिलते हैं। तो ओशियंस भी उसी से आपको वाटर से फुल रहता है। और ओशियन में तो और भी वाटर के बहुत सारे सोर्स हैं, तो एक सोर्स ये भी है। तो और दूसरा इससे क्या फैक्ट पड़ता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर फेवरिंग इरिगेशन। जो ये हमारा ग्लेशियर फॉर्म में रहता है वो डाइवर्ट होता है रिवर फॉर्म में, तो हम इसके ये जो हमारा क्या बेनिफिट्स होता है हमारे इरिगेशन में, जो हमारा एंशिएंट इरिगेशन था या फिर आपको अभी भी अगर प्रेजेंट में अगर हम इरिगेशन के मेथड्स को देखें, सिंचाई के माध्यम को देखें, तो हमारा मेनली डिपेंड होता है किस पे, वाटर रिवर के वाटर पे डिपेंड होता है और ग्राउंड वाटर पे डिपेंड होता है। लेकिन गवर्नमेंट की ज्यादा तो ज्यादा प्रयास रहता है कि अगर रिवर वाटर को हम कंजर्व करके मल्टी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से थ्रू हम उस वाटर को डाइवर्ट करें इरिगेशन के थ्रू, क्योंकि वो जो वाटर रिवर तो फ्लो करता है, ग्लेशियर से रिवर का वाटर आता है और डायरेक्टली अगर उसको यूज ना करें तो समुद्र में चला जाता है। फिर कुछ वाटर उसके जो इवापोरेशन के थ्रू फिर बादल बनते हैं और वर्षा होती है, फिर वो रिवर में जाते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि वो एक साइकिल चलता रहता है जो एक मेंटेन होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपको अकॉर्डिंग टू चैप्टर कि क्या है। फिर हम देखते हैं कि वाटर एज अ सोर्स ऑफ टू चीफ टाइप्स, फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर। वाटर का जो सोर्स है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फ्रेश वाटर जिसे हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है, पीते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर। ये वाटर जो होता है, ये फ्रेश वाटर आपको दो तीन सोर्स के माध्यम से मिलता है। ये फर्स्ट सोर्स होता है इसका आपको ग्लेशियर जो रिवर्स के थ्रू होता है, रिवर। और सेकंड सोर्स होता है हमारा इसका ग्राउंड वाटर, जो मेनली हमारे पीने के काम आता है। ये ग्राउंड वाटर मेन इंपोर्टेंट हमारे लिए होता है, ग्राउंड वाटर जो हमें पीने में काम आता है। ठीक है, तीसरा होता है हमारा रेन वाटर। जो रेन वाटर होता है, जैसे बारिश होती है और वो वाटर कहीं पॉन्ड्स में, लेक्स में कंजर्व करते हैं, या फिर वाटर कंजर्वेशन भी है, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो उसके माध्यम से भी इस वाटर का भी हम यूज बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर, रेन वाटर से क्या होता है कि हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है। आप सुनते हुए प्रेजेंट टाइम में कि बहुत सारी जगहों का ऐसा हो गया है कि ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया है। तो वहां पे होती है बात, क्या होती है कि रेन वाटर कंजर्वेशन एंड रिवर वाटर कंजर्वेशन। जैसे राजस्थान हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ सबका ये जो प्रदेश है, हमारे स्टेट्स हैं, या फिर वर्ल्ड के और भी सारे कंट्री हैं जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की बहुत सारी कमी आ रही है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। तो वहां पे ये रेन वाटर एक बहुत ही यूजफुल काम करता है। तो हमने फ्रेश वाटर का सोर्स हमने देखा कि ये हमारे जो हमारा जीवन है, लाइफ साइकिल है, उसको सबसे ज्यादा फायदा हमें किससे होता है, फ्रेश वाटर से होता है। दूसरा हमारा है सलाइन वाटर। सलाइन वाटर का मतलब हुआ कि जो नमकीन पानी जिसे खारे पानी जिसे बोलते हैं, तो खारे पानी का तो मतलब मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वाटर का वो ज्यादा से ज्यादा खारे वाटर के रूप में है। जैसे ओशियन वाटर, तो ओशियन वाटर सारा का सारा खारा वाटर सलाइन वाटर है। तो सलाइन वाटर का सोर्स है पूरा का पूरा ओशियन, जो कि वाटर का सबसे बड़ा पार्ट है सलाइन वाटर का, ओशियन।
इसका भी बहुत सारा यूज है, लेकिन मेन जो हमारा डेली वेज यूज है वो ग्राउंड वाटर का ही है। अब कहीं ना कहीं से सलाइन वाटर भी ग्राउंड वाटर के लेवल को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प मिलता है, क्योंकि ये जो वाटर है तो हीट के कारण, सनलाइट के हीट के कारण इसका इवोपोरेशन होता है। अगर इवोपोरेशन होता है तो आप लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे या फिर कुछ पीछे भी पढ़े होंगे या फिर इसी क्लास में होगा मानसून के बारे में, तो उसी के थ्रू मानसून आता है और वर्षा बारिश होती है, जिसके कारण बारिश की पानियां फिर नदी में जाते हैं, उसको हम इरिगेशन में यूज करते हैं। फिर उस वाटर से क्या कंजर्व होता है तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ता है, तो इसका भी हमारा फायदा है। तो आपने देखा कि वाटर के दो सोर्स हैं, सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर रिसोर्स कम फ्रॉम प्रेसिपिटेशन चीफली रेनफॉल, जैसा कि आपको मैंने बताया। इसमें वैसे ही आपके चैप्टर में भी है, स्नोफॉल के थ्रू पाते हैं। इट इज फाउंड इन रिवर, फ्रेश वाटर, लेक्स, ग्लेशियर, स्नो एंड अंडरग्राउंड। जैसा कि आपको मैंने बताया कि फ्रेश वाटर रिवर्स में पाए जाते हैं, पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, लेक्स में पाए जाते हैं और ग्राउंड वाटर में पाए जाते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ द लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर 2.6% ऑफ ऑल वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म। 2.6%, आपको पहले मैं बता चुका हूं कि जो टोटल वाटर का 2.6% है वो किस फॉर्म में है, फ्रोजन फॉर्म में है, मतलब बर्फ के फॉर्म में है। तो आइस कैप फ्रेश वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड आल्सो फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर का यूज किस चीज में करते हैं, तो फ्रेश वाटर का यूज हम इरिगेशन में करते हैं, क्योंकि सलाइन वाटर का यूज हम इरिगेशन में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है। जब हम अगर लैंड्स को इरिगेट करेंगे इसके थ्रू तो हमारा लैंड का जो फर्टाइल होगा वो कम हो जाता है। इसलिए जो हमारा मेन सोर्स होता है इरिगेशन का वो हमारा फ्रेश वाटर होता है। और फ्रेश वाटर के सोर्स के बारे में आपने जाना कि फ्रेश वाटर जो उसका सोर्स, मेन सोर्स होता है, रिवर होता है, पॉन्ड होता है, ग्राउंड वाटर होता है एंड ग्लेशियर होता है। तो आपने जाना कि फ्रेश वाटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, डोमेस्टिक यूज में होता है, एग्रीकल्चरल यूज में होता है और इंडस्ट्रियल यूज में होता है। इन मेनी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड रिवर वैली प्रोजेक्ट हैव बीन क्रिएटेड टू यूटिलाइज वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाटर का जो यूज है वेरियस प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है, जो हमारे देश में और सारे देशों में उसके प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। उस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या होता है कि उसको वेरियस टाइप से वाटर रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं। वेरियस यूजेस सच एज इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, एफोरेस्टेशन, नेविगेशन etc. द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नील इन इजिप्ट, द Tennessee in USA, the Damodar and the Satluj in India are the good example. Most of the large rivers in all continents have been utilized for these purposes. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, मल्टी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वाटर रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं। तो मेनी कंट्रीज में भी हम यूज करते हैं। जैसे इंडिया का मोस्ट, जैसे एज फॉर एग्जांपल सतलज दामोदर, आगे मैं तो आपको बताऊंगा ही इंडिया के सारे प्रोजेक्ट के बारे में। सतलज दामोदर प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से हम वाटर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो और भी सारे कंट्री, जैसे नील नदी जो है वो इजिप्ट में है, इजिप्ट एक कंट्री है, वहां पे है। फिर टेनेसी प्रोजेक्ट है, वो आपको यूएसए में है। मोस्ट ऑफ द लार्ज रिवर इन ऑल कॉन्टिनेंट्स हैव यूटिलाइज्ड द पर्पस। अब देखते हैं हम वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो आपको पीछे के भी वीडियोस को आप देखेंगे तो पीछे के वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि लैंड रिसोर्सेज के बारे में। फिर ये जो वीडियो आप अगर देखेंगे तो फिर वाटर रिसोर्सेज के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो आपका ये चैप्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में कैसे वाटर रिसोर्सेज का यूज हम इंडिया में करते हैं मल्टी प्रोजेक्ट्स के थ्रू। रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है। The amount of rainfall in India is unevenly distributed and it rains only for 4 months in a year. क्या होता है कि इंडिया में जो रेन आता है, आप जानते हो कि हमारा जो सीजन है 4 सीजन में डिवाइड किया गया है। रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन एंड ऑटमन, ऐसे हमको डिवाइड करते हैं।
तो रेनी सीजन में भी हैवी रेनफॉल होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है रेन वाटर। तो पूरा फुल्ली डिपेंड तो हम रेन वाटर पे नहीं हो सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे मल्टी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री गेट फ्लडेड व्हाइल अदर सफर फ्रॉम ड्राउट। क्या होता है कि इंडिया का जो हमारा मौसम है ना, सीजन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो कहीं पे सूखे आ जाते हैं। तो ये जो हमारा मल्टी प्रोजेक्ट्स है उसी चीज को एकदम क्या बोलते हैं उसको, अगर एवरेज करने का काम ये किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो फ्रेश वाटर इन आवर कंट्री इज फॉर इरिगेटिंग। द मोस्ट इंपोर्टेंट यूज ऑफ फ्रेश वाटर इन आवर कंट्री इज फॉर इरिगेशन द फार्म लैंड्स। द अमाउंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड इज लिमिटेड इन आवर कंट्री। जैसे कि आपने लैंड रिसोर्सेज जब पढ़ रहा था तो आपको परसेंटेज बाई बताया गया था कि कैसे जो हमारा कल्टिवेबल लैंड है 46% है और कल्टिवेबल वेस्टलैंड 6.5% है, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन 14% है। ट्री क्रॉप्स हमारा कितना है 7% है, परमानेंट पास्चर्स हमारा 4%, फॉरेस्टेड लैंड हमारा 22.5% है। तो हमारा जो टोटल लैंड है वो हमारा कल्टिवेबल लैंड नहीं है। ठीक है, लिमिटेड हमारा कल्टिवेबल लैंड है। वी हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप्स फॉर फ्रॉम दिस लिमिटेड लैंड टू मीट द नीड्स ऑफ द ever increasing population. We cannot produce more with fertile soil, seeds and tools alone. We need adequate and timely supply of water. This can be done only through irrigation. Irrigating means the artificial application for water to agricultural land. तो हम केवल फर्टाइल सॉइल और क्या बोलते हैं कि फर्टाइल सॉइल, सीड्स एंड टूल्स के माध्यम से ही क्रॉप्स को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जो मेन हमारा होता है इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो आर्टिफिशियल मतलब एप्लीकेशन है वाटर का फॉर इरिगेशन वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर कल्टीवेशन है। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू कल्टीवेट लैंड इन एरिया वेयर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे आया 40 सेंटीमीटर रेनफॉल, 40 सेंटीमीटर। तो रेनफॉल को कैसे मापा जाता है, कैसे आप उसको मापते हैं, तो उसका एक मेथड होता है सेंटीमीटर में। जैसे कोई एक पदार्थ होता है, उसका टूल होता है, उस टूल में आप वाटर रेन जब होता रहे तो उस रख दीजिए उसको, और वो टूल जितना भरता है उसके हिसाब से ही उसको मेजर किया जाता है कि कितना बारिश हुई है। तो उसके यूनिट होते हैं सेंटीमीटर में, उसको नापा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 40 सेंटीमीटर से कम जहां पे भी रेनफॉल होगा वहां कल्टीवेशन मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप रिवर वाटर को ऐसे आर्टिफिशियली यूज करके इरिगेशन को प्रमोट करें ताकि वहां पे भी कल्टीवेशन हो पाए। मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज इन द हॉट ट्रॉपिकल जोन where the rate of evaporation is rather high. Certain crops, especially during the winter season, need more water than the rainfall can possibly supply. This demands can be met only through irrigation. क्या होता है कि हमारे देश के मतलब डिफरेंट पार्ट्स में जो हमारा पार्ट्स है वो हॉट जोन में आता है, हॉट टेम्परेचर जोन। वहाँ काफी गर्मी होती है जिसके कारण इवेपोरेशन लेवल हाई होता है। आप जानते होंगे कि अगर गर्मी होती है तो वहाँ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो इवेपोरेशन के कारण क्या होता है, जो सॉइल वाटर होता है वो खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। अगर आप ऐसे शब्दों में समझे तो उड़ जाता है। तो उड़ने के बाद क्या होता है कि सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है। तो विदाउट मॉइस्चर तो आप किसी भी क्रॉप्स को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरत क्या होता है कि इरिगेशन मस्ट होता है उसके लिए। विदाउट इरिगेशन आप वहां पे कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते हैं। वहां पे इन विंटर सीजन इतना कम मॉइस्चर होता है सॉइल में कि आप
अगर जहाँ रेनफॉल सीजन रेनफॉल देखें उससे भी कम वहां पे अगर रेनफॉल भी होता है तो यहाँ के मतलब जो नॉर्मल प्लेन्स हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है जहाँ पे मतलब एवरेज रेनफॉल भी होता है, रिवर्स भी हैं और हमारा सॉइल भी फर्टाइल है, तो उसके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए, उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो वहां पे बहुत कम होती है, जिसके लिए क्या जरूरत होता है, इरिगेशन मस्ट होता है। तो आगे हम देखते हैं कि इरिगेशन हम कैसे करते हैं। फिर हम देखते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर फॉर फेवरिंग इरिगेशन। ज्योग्राफिकल फैक्टर जो हमारा है इंडिया का, वो कैसे इरिगेशन को इफेक्ट करता है और फेवर करता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, सर्टेन ज्योग्राफिकल फैक्टर have helped in the development of irrigation facilities in different parts of India. Some of them क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में वीडियो में बताया था कि हमारा जो लैंड है, कल्टीवेबल लैंड है, उसको 4 टाइप डिवाइड किया गया हमारे लैंड्स को, नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्दर्न प्लेन्स एंड नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेट्स एंड आफ्टर कोस्टल प्लेन्स। तो जो ये इरिगेशन ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे इरिगेशन को फेवर करता है वो बताया गया है आपको कि द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर अमंग द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया का, आपको बताए थे कि उसको गैंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं। जैसे गंगा प्लेन्स कैसे बनता है, तो आपको पीछे वाले टॉपिक में बताया गया था कि प्लेन्स जो होता है नदियों के द्वारा जो स्प्लिट लाई जाती है, मतलब ढो करके उसके थ्रू जो मिट्टी का क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको संरक्षण बोलते हैं, हाँ संरक्षण किया जाता है, तो उसी से प्लेन्स बनता है। तो वो जो सॉइल होता है प्लेन्स का बहुत ही फर्टाइल होता है, और ऐसे भी गंगेटिक प्लेन जो है उनका सॉइल बहुत, गंगा प्लेन जिसको बोलते हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज रिवर्स एंड गंगा के द्वारा जो बनाई गई प्लेन्स है वो बहुत ही, वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत डेवलप होता है इन क्या बोलते हैं उसको, कल्टीवेशन के अगर माध्यम से। The region has a large number of perennial rivers which supply water throughout the year. जो पेरिनियल रिवर किसे बोलते हैं, जो आपके पूरे सालों उसमें वाटर रहती है, उस रिवर को हम पेरिनियल रिवर बोलते हैं। ड्यू टू पेरिनियल रिवर्स जो नॉर्दर्न प्लेन्स होता है वो फर्टाइल होता है, क्योंकि ये इस रिवर्स में पूरे साल वाटर होते हैं, और वाटर होने के कारण इसमें मल्टी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसके थ्रू चलाई जाती है, जिसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट भी होता है। अगर रेनफॉल का सीजन ना हो तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, डैम के थ्रू, नहर के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू हम वाटर सप्लाई करते हैं और उससे इरिगेशन हमारा होता है। तो ये हमारा फेवर करता है, ज्योग्राफिकल फेवर होता है। द स्लोप ऑफ द लैंड इज जेंटल एंड थस द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स इज इजी। ये इस लैंड का क्या होता है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो लैंड है वो उसका सॉइल हमारा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट सॉइल होता है, और स्लोप भी हमारा जो इस लैंड का स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ द लैंड इज जेंटल, स्लोप सही होता है। इसमें क्या होता है कि हमें कनाल्स बनाने में, नहर बनाने में सुविधा होती है, जिसके कारण हम जो नदियां होती है उससे हम नहर निकाल करके उसे इरिगेट कर पाते हैं उस लैंड को। द सॉफ्ट नेचर ऑफ द सॉइल मेक्स इट इजी टू डिग कैनाल्स। आपको बताया कि सॉफ्ट नेचर होता है सॉइल का। द डीप क्ले इन द सब सॉइल एक्ट्स रिजर्वर ऑफ रेन वाटर। और ये जो डीप होता है इनका मिट्टी का क्ले, वो क्या काम करता है, हमें रिजर्वर ऑफ वाटर, रेन वाटर का रिजर्वर का काम करता है, जिससे हमारा रेन वाटर रिजर्व होता है, कंजर्व होता है रेन वाटर, और उससे क्या होता है कि हमारी वो जो सॉइल की मॉइस्चर होता है वो इंक्रीज होता है, जिससे अगर हम सालों भर पानी, मतलब साल में 1-2 बार अगर इरिगेट कर देते हैं हम अपने क्रॉप्स को, तो हमारा क्रॉप्स ज्यादा डेवलप करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपको कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है रिवर्स के थ्रू जो चलाई जाती है इंडिया में, उसके बारे में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मल्टीपर्पज 1 by 1 करके मैं
आपको बताऊंगा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, इंडिया के जो मेन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करने चल रहा हूँ अभी। तो हमारा फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट मेन मतलब 10 या 11 प्रोजेक्ट है हमारा इंडिया में, जो मेन प्रोजेक्ट है, जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का, वो है हमारा द दामोदर वैली प्रोजेक्ट इन द बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो आपको पहले भी मैं बताया था दामोदर सतलज, जो एग्जाम्पल में बताया गया था, इसको मैं आपको मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इस पे लिखना पड़ेगा, तो लिख करके मैं आपको बता देता हूँ। इसको भी मिटा दिया जाए क्या? हाँ चलिए। तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, आप अगर इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से डिराइव किया गया है इस चैप्टर के थ्रू भी। तो हमारा मेन है कौन सा प्रोजेक्ट, द दामोदर वैली प्रोजेक्ट, द दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट किसके लिए है, इरिगेशन, इंपोर्टेंट इरिगेशन है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। द दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे डेवलप किया गया है, ये आपको बिहार एंड वेस्ट बंगाल को इससे बेनिफिट मिलता है। एंड डब्ल्यू भी लिखते हैं, वेस्ट बंगाल और बिहार को इससे इस प्रोजेक्ट के थ्रू फायदे होते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया है कि आपको मैं चैप्टर के थ्रू बताता हूँ अब कि द मेन डैम्स आर तिलैया एंड बाराका रिवर्स, कोनार ऑन कोनार रिवर्स, मैथन ऑन बाराका रिवर्स, पांचट हिल ऑन दामोदर रिवर्स एंड द दुर्गापुर बैराज। दिस प्रोजेक्ट इज अ ग्रेटली हेल्प टू कंट्रोलिंग फ्लड्स। इससे क्या होता है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू कई सारे फायदे हो, केवल इरिगेशन ही नहीं। ये नहीं है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के थ्रू केवल इरिगेशन होता है। जैसे अगर फ्लड आता है किसी नदी में एक्सेस वाटर्स के कारण रेनी सीजन में, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उस फ्लड को, उस कैनाल्स के फ्लड वाटर को कैनाल्स के थ्रू हम इरिगेशन में उसका काम करते हैं, जिससे हमारे डिस्ट्रक्शन भी नहीं होता है फ्लड्स के कारण। तो हम देखते हैं कि नॉर्थ बिहार हो या फिर वेस्ट बंगाल का बहुत सारा पार्ट्स हो या फिर यूपी का पार्ट्स हो, वो रेनी सीजन में फ्लड से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। जो हमें ये मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होता है वो इससे रुकावट में हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो आप दामोदर वैली प्रोजेक्ट बिहार एंड वेस्ट बंगाल, तो इसके जो मेन डैम है वो कौन सा है, तिलैया है। तिलैया जो झारखंड में है, तिलैया डैम, ये है आपको झारखंड में तिलैया डैम है। और ये है आपको ऑन बाराकार रिवर, ये ट्रिब्यूटरी रिवर है बाराकार। आपको बताए थे कि एक मेन रिवर होती है और एक ट्रिब्यूटरी रिवर होती है। तो मेन रिवर और ट्रिब्यूटरी रिवर में ये होता है कि मेन रिवर थोड़ा बड़ी होती है, उसी में लास्टली जाकर के ट्रिब्यूटरी रिवर मिलती है। तो ये भी बाराकार रिवर जो है वो भी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, बाराकार रिवर पे है। फिर है कोनार ऑन कोनार रिवर पे है, कोनार है। फिर ऑन कोनार रिवर पे है, कोनार रिवर। फिर आता है आपको मैथन ऑन बाराका रिवर, मैथन है। फिर है आपको ये भी है आपको बाराका रिवर पे है, बाराका रिवर पे है। फिर आपको आता है पांचट हिल ऑन दामोदर रिवर, पांचट हिल ये है आपको ऑन दामोदर रिवर, ये भी है दामोदर रिवर पे। एंड द दुर्गापुर बैराज, और बैराज है कौन सा, दुर्गापुर। इस प्रोजेक्ट के अंदर यही सब आते हैं, दुर्गापुर बैराज। तो आप देखेंगे कि ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट है जो बिहार एंड वेस्ट बंगाल को इससे बेनिफिट होता है। इसमें तिलैया है, तिलैया डैम है ऑन बाराका रिवर, कोनार डैम है, कोनार रिवर, मैथन ऑन बाराका रिवर, पांचट हिल ऑन दामोदर रिवर एंड फिर दुर्गापुर बैराज है। ठीक है, तो ये आपको किसमें ग्रेटली हेल्प इन द कंट्रोलिंग फ्लड्स ऑफ इरिगेशन ऑफ फार्मलैंड, एक्सप्लॉइटिंग ऑफ मिनरल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री में इसका हेल्प होता है, इरिगेशन में हेल्प होता है, इस सब में इसका हेल्प
होता है। अब नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है? नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। भाखरा नांगल नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है ये अक्रॉस ऑन भाखरा नांगल प्रोजेक्ट अक्रॉस ऑन द सतलज रिवर, across the Satluj river ये किसके ऊपर है? सतलज रिवर के ऊपर है। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट अक्रॉस द सतलज रिवर इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। ये क्या है आपको? हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। द कैनाल सिस्टम इरिगेट्स अबाउट 15 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। 15 लाख हेक्टेयर, ये जमीन का मेजरमेंट होता है हेक्टेयर के थ्रू, हेक्टेयर ऑफ लैंड इन कौन कौन सा स्टेट इससे फायदा इससे होता है? इसको पंजाब, याद करिएगा, हरियाणा, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, हरियाणा एंड राजस्थान। ये 3 स्टेट आपको पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी अगर आप देने जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसे अराइज होता है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से ये किस नदी पे है? तो आपका आंसर होगा सतलज रिवर। फिर इससे होगा कि कितने लैंड पार्ट इससे इरिगेट्स होते हैं, इससे बेनिफिट्स होता है। तो 50 लाख हेक्टेयर, सॉरी यहाँ पे लाख नहीं लिखे, यहाँ पे लाख लिखते हैं। 15 लाख हेक्टेयर ऑफ द लैंड इन पंजाब एंड हरियाणा एंड राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान इससे इरिगेट्स होता है। ठीक है, तो इससे पूछा जाएगा कि विच स्टेट्स लैंड्स इरिगेट्स विद द हेल्प ऑफ भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं कि इसमें एक और पॉइंट है, गोविंद सागर क्रिएटेड एट द बैक ऑफ भाखरा डैम इज अबाउट 18 किलोमीटर लैंड। गोविंद सागर एक आर्टिफिशियल लैंड मतलब वो है जो कि इसी के पीछे बनाया गया है। वो कितना है? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर गोविंद सागर। इसके वाटर को, जो डैम है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, इसका डैम के वाटर को कंजर्व करने के लिए ये डैम बनाया गया है 80 किलोमीटर के एरिया में लगभग। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हीराकुंड प्रोजेक्ट। मैं आपको 4-5 प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट और सारे बुक के थ्रू आप पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट। ठीक है, हीराकुंड प्रोजेक्ट आता है। हीराकुंड प्रोजेक्ट में क्या है? अक्रॉस, ये कौन सी? अक्रॉस महानदी रिवर, महानदी रिवर्स के ऊपर ये बनाया गया है हीराकुंड प्रोजेक्ट। इसमें क्या है? लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है ये डैम जो है। हीराकुंड प्रोजेक्ट के ऊपर डैम जो है लॉन्गेस्ट डैम, हीराकुंड डैम आपको क्वेश्चन आएगा, लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है ये। फिर इससे क्या होता है? 4801 मीटर लॉन्ग, प्रोवाइड्स एडिशनल इरिगेशन फैसिलिटीज इन ओडिशा। ये कहाँ इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इन ओडिशा। प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटी इन ओडिशा। हीराकुंड प्रोजेक्ट क्या किसके ऊपर है? ये अक्रॉस महानदी रिवर है, लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है, प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटी इन ओडिशा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है कौन सा, मेन प्रोजेक्ट जो है ब्यास प्रोजेक्ट है। ये भी आपको कौन सी नदी पे है, द ब्यास प्रोजेक्ट इन पंजाब हैज द पोंग डैम एंड द कनाल टू लिंक ब्यास टू सतलज रिवर। ये ब्यास जो प्रोजेक्ट है, ये ब्यास प्रोजेक्ट, इससे किसको फायदा हो, कहाँ प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है, इन पंजाब, ब्यास प्रोजेक्ट इन पंजाब, ये पंजाब के लैंड्स को फायदा होता है यहाँ से। इरिगेशन हैज द पोंग डैम, इस पे क्या कौन सा है, ब्यास प्रोजेक्ट इन द पंजाब, इन द पंजाब, इन द पंजाब हैज पोंग डैम, इसका इंपोर्टेंट डैम है पोंग डैम, पोंग डैम है। एंड कनाल है, कनाल टू लिंक ब्यास एंड सतलज रिवर, सतलज रिवर। ये जो कनाल है इसके थ्रू जो होता है वो सतलज रिवर और इसको ब्यास और सतलज रिवर को लिंक करता है। ब्यास प्रोजेक्ट के जो कैनाल्स हैं उसके थ्रू ब्यास और सतलज रिवर लिंक होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है कोसी प्रोजेक्ट, जो बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, कोसी प्रोजेक्ट। कोसी प्रोजेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है कि ये सब मेनली जो हमारा ईस्ट बिहार है, पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, उसको फ्लड्स का जो डिस्ट्रक्शन होता है, बिहार की सबसे डिस्ट्रक्टिव जो रिवर्स के बारे में बिहार के अभिशाप भी बोला जाता है कोसी रिवर को, उसके फ्लड्स को रोकने के लिए, फ्लड्स को कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कोसी प्रोजेक्ट इन बिहार विल कंट्रोल फ्लड्स इन बिहार एंड प्रोवाइड इरिगेशन। क्या होता है कोसी प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट इन बिहार, कोसी प्रोजेक्ट इन बिहार विल अब मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा देता हूँ, इधर लिखने की बात नहीं है। कोसी प्रोजेक्ट इन बिहार है। दूसरा हमारा है ब्यास प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट है। कोसी प्रोजेक्ट इन बिहार will not only control floods but also provide irrigation facilities in this project will also help नेपाल। इस प्रोजेक्ट में नेपाल का भी हेल्प होता है। फिर हमारा है द रिहंद वैली प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश अक्रॉस द रिहंद रिवर। रिहंद वैली प्रोजेक्ट है हमारा, रिहंद वैली प्रोजेक्ट है। मैं आपको लिख देता हूँ कौन सा प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर है, रिहंद वैली। ये किस रिवर पे है, रिहंद। मेनली जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो उसी रिवर्स के नाम दिया जाता है, रिहंद रिवर। रिहंद वैली प्रोजेक्ट है किस पे है, रिहंद रिवर पे है। ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सोन है, ये किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर का। द जीवी पंत सागर इज द लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वर इन इंडिया। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो लार्जेस्ट रिजर्वर इन इंडिया है, आर्टिफिशियल मैन मेड रिजर्वर। द प्रोजेक्ट हेल्प इरिगेशन एंड एक्सप्लॉइटिंग मिनरल रिसोर्सेज, ये भी इरिगेशन और मिनरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन में काम आता है। द चंबल वैली प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है वो क्या है, जॉइंट वेंचर है, जॉइंट प्रोजेक्ट है राजस्थान और मध्य प्रदेश का। इट इज ऑन द चंबल रिवर। चंबल वैली प्रोजेक्ट किस पे है आपको, चंबल वैली प्रोजेक्ट है आपको चंबल रिवर। चंबल रिवर के ऊपर है चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल रिवर्स एंड प्रोवाइड इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द वैली। चंबल वैली प्रोजेक्ट से क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन का एक माध्यम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम रिवर वाटर को डैम के थ्रू कंजर्व करके उससे हम क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, जो एक इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है,
तो ये इसके थ्रू होता है। फिर हमारा है द तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, ये ज्वाइंट वेंचर ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये कर्नाटका और तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये किस रिवर के ऊपर है? ये आपको है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है, आपको तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है आपको। ये है आपको कृष्णा रिवर के ऊपर है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। It has 2 irrigation canals and power houses both sides of the dam। डैम के दोनों साइड पे है इसके पावर हाउस और इरिगेशन डैम है। फिर हमारा आता है गंडक प्रोजेक्ट, जो ज्वाइंट वेंचर ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। गंडक प्रोजेक्ट है बिहार और उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट प्रोजेक्ट। ये है आपको गंडक रिवर पीट है जो वाटर बैराज इन बिहार नियर द नेपाल बॉर्डर। बिहार में इसका वाटर बैराज है। 4 canals, 2 each in India and Nepal, and the powerhouse will help in the irrigation and development of industry। इरिगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री में इसका आता है, पावर हाउस भी है इसके ऊपर, ठीक है। फिर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज ऑन कृष्णा रिवर आता है। नागार्जुन सागर, द नागार्जुन सागर, ये भी मेन इंपोर्टेंट है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ये भी है किसके ऊपर है? कृष्णा रिवर के ऊपर है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है किसके ऊपर? कृष्णा रिवर के प्रोजेक्ट है। आइदर साइड 2 पार्ट्स ईच वे। द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट एम्स एट utilizing the river flows of the economic prosperity of the area। This will be the largest project in the world with 29 majors and several medium of minors dams। ये जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है वो लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड है विथ 29। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, नर्मदा ऊपर लिखते हैं क्या है? नर्मदा वैली प्रोजेक्ट यह है लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड है नर्मदा वैली विथ 29 मेजर्स एंड सेवरल मीडियम माइनर डैम्स ऑन द रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। Some environmentalists are against this project। There are more than 1000 big and small project plants and develop in our country of better management of water resources। more than 100 big and small project जो है वो हमारे कंट्रीज में डेवलप किए गए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आप नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के बारे में आपने पढ़ा कि लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड है और इसमें 29 मेजर्स बड़े डैम्स और बहुत सारे छोटे डैम्स के साथ ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड है। इसको बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो है इसका अगेंस्ट भी करते हैं क्योंकि इससे कुछ एनवायरमेंट को हानियां भी पहुंचती है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद जो होते हैं उनके अनुसार। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये तो हम देखे थे कि वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या है इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज 1.5 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, जो क्यूबिक मीटर में है 1.4 क्यूबिक किलोमीटर। अब हम यहाँ पे क्यूबिक मीटर की बात अगर आई तो हम वाटर को जो मेजरमेंट है उसका मेजरमेंट यूनिट होता है क्यूबिक, ठीक है। वाटर का मेजरमेंट यूनिट होता है क्या होता है? क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो 1.4 क्या है? 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 1.4 क्यूबिक किलोमीटर है। द 1/5 पार्ट फाउंड इन रिवर्स, इसका 1/5 पार्ट क्या है? रिवर्स में फाउंड किया जाता है, रिवर्स में। फिर हमारा है
rivers, 1/5 part found in rivers, fresh water lakes, springs, pools and ponds accounts for only 280 million cubic kilometer. 280 million cubic kilometer, millions क्यूबिक किलोमीटर किसमें पाया जाता है? पॉन्ड्स है, लेक्स हुआ, आपको रिवर्स हुआ, उसमें जितने भी वाटर पाए जाते हैं 200 इतना मिलियंस, और टोटल कितना है 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ मेजरिंग वाटर इज क्यूबिक मीटर। मैंने आपको बताया कि यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है वाटर का मेजरमेंट का क्यूबिक मीटर। जैसे हम कपड़े को नापते हैं मीटर में, उसी किलोमीटर में डिस्टेंस को मापा जाता है, उसी प्रकार से यूनिट है क्यूबिक मीटर इसका। फिर हम देखते हैं दिस मीन्स दैट वाटर इज स्टोर्ड इन 1 मीटर वाइड लेंथ एंड ब्रेथ ईच। इसका मतलब क्या होता है? 1 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है कि वाटर जो स्टोर किया गया है 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई के बीच में जो वाटर स्टोर की जाती है उसको ही इसका मेजरमेंट यूनिट माना गया है। रिजर्वर टू द डेप्थ ऑफ 1 मीटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेंट्स विल 1 क्यूबिक मीटर। 1 हेक्टेयर मीटर एरिया विल कंटेन 10,000 cubic meter of water, और 1 cubic kilometer will contain 1 kilometers will contain 10 crore cubic meters of water. 1 cubic kilometers will contain 10 crore cubic meter of water. In 1975, total quantity of water used by human being was 3,850 cubic kilometer per year. Per year हम कितना खर्च करते हैं वाटर को? 3,850 cubic km पर ईयर इतना वाटर खर्च किया जाता है। किसके द्वारा? मैन के द्वारा, हम लोग के द्वारा पर ईयर इतना वाटर खर्च